नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंगल है और मैं राइजिंग स्टार टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक सिंगल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द राइजिंग स्टार टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग अपनी पिछली क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे एंड आई टोल्ड यू अबाउट हाउ एंड व्हाट वी कम टू नो अबाउट द साइट्स लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड हाउ कैन वी स्टडी द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी बहुत सी चीजों को समझा और देखा और यह भी बताने की कोशिश करी कि क्यों हम लोग इस सभ्यता को दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता का नाम, दैट व्हाई वी कॉल दिस सिविलाइजेशन एज द मोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछी जा सकती है, और वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी जगह पर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, जैसे कि आप लोग इस फाइल में देख भी पा रहे हैं, सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है वो है हड़प्पा। हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, और हड़प्पा से हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस चीज को पढ़ने से पहले हड़प्पा को देख लेते हैं कि हड़प्पा मैप में है किधर। जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान में है, ये रहा हड़प्पा, और रावी नदी के पास में स्थित है। और वही हम लोगों ने यहां पे लिखा भी है कि हड़प्पा रावी नदी के पास स्थित है, मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट में ये आज है। जिस स्टेट में है वो पंजाब है, और ये पंजाब किसका? पाकिस्तान, मतलब वेस्टर्न पंजाब में है ये हड़प्पा। सबसे पहले इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी जी ने करी थी। अब बात आती है कि हड़प्पा से हम लोगों को क्या क्या मिला, तो आओ बात करते हैं जी, हड़प्पा से हम लोगों को क्या क्या मिला। सबसे पहला, जैसे कि आप लोग पॉइंट देख पा रहे हैं, वो है सिमेट्री HNR37। ये कब्रिस्तान के नाम है जो कि H और R37 है। ये दोनों कब्रिस्तान हम लोगों को केवल हड़प्पा से मिलते हैं। दूसरे पॉइंट में है कॉफिन बैरियल। कॉफिन बैरियल की प्रथा केवल हड़प्पा से ही देखने को मिलती है दोस्तों, और कहीं से नहीं। कॉफिन बैरियल मतलब ताबूत दफन, जहां पर शवों को किसी ताबूत में बंद करके उसके बाद दाब दिया जाता है और दबा दिया जाता है, उसको हम लोग कॉफिन बैरियल कहते हैं। ये कॉफिन बैरियल का प्रथा भी हम लोगों को केवल हड़प्पा से देखने को मिलती है। ग्रेनरी आउटसाइड द फोर्ट। अब मैं यहाँ पे फोर्ट का नाम आप लोगों को क्यों लिख रहा हूं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्यादातर सारी की सारी जगहें दो टाउन्स में बटी हुआ करती थी, जिसको अपर टाउन और लोअर टाउन कहा जाता था। अपर टाउन जमीन से उठाकर बनाया जाता था, जबकि लोअर टाउन को जमीन के उसी स्तर पर छोड़ दिया जाता था। अपर टाउन में हम लोगों को ज्यादातर सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मिलती हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग का मतलब यह है सारी महत्वपूर्ण जगह और सारी महत्वपूर्ण इमारतें केवल ऊपरी दुर्ग में देखने को मिलती है। मगर लोअर टाउन में हम लोग ज्यादातर आम आदमियों के निवास को देखते हैं। तो आओ देखते हैं कि किस तरीके से दिखा करता था ये टाउन ऊपर से देखने पर। इस फोटो में आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको छोटी छोटी डिब्बियां दिख रही हैं, और ये जो आप लोगों को दिख रहा है अलग सा एक पोर्शन जो कि साइज में छोटा है और उत्तर की तरफ है, ये होता था उत्तरी दुर्ग, जिसको ऊपरी दुर्ग कहा जाता था, अपर टाउन। जमीन से उठाकर बनाया जाता था। और उसी की तरफ नीचे दक्षिण में देखिए, नीचे साउथ में ये थोड़ा है बड़ा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, डिब्बियां इधर भी दिख रही हैं, मगर यहां पे कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हम लोगों को दिखती नहीं है। आकार में बड़ा है, जमीन के उसी स्तर पर छोड़ दिया गया है जिस स्तर पर ये जमीन है। इसके लिए हम लोगों ने जमीन को नहीं उठाया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोअर टाउन। और इसको ऊपर से देखने पे, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता भी रहा था, कि जाली जैसा दिखता है इनका हर एक टाउन, कि जैसे एक जाल बुन दिया हो, क्योंकि हर एक सड़क दूसरी सड़क को तकरीबन 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करती दिखती है इनके टाउन्स में। तो ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पे इनके स्ट्रीट पैटर्न को पढ़ा। तो आओ पढ़ते हैं इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि ग्रेनरी आउटसाइड द फोर्ट। हम लोगों को हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज मिलती हैं, टोटल 6 ग्रेनरीज। और 6 की 6 ग्रेनरी को इस तरीके से बनाया जाता है कि 3-3 ग्रेनरी के 2 सेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 3 ग्रेनरी इस तरफ, 3 ग्रेनरी इस तरफ, और बीच में एक छोटा सा रास्ता जो हर एक कमरे को जाता है। तो ये टोटल 6 ग्रेनरी, अन्न भंडार जो कि 6 थे, ये हम लोगों को हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। फैलस वर्शिप क्या होता है? लिंग की पूजा करना, लिंग के आकार की। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा।
जैसे कि आप लोग आज शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी का आकार जो हम लोग मंदिर में देखते हैं वो फैलस आकार का होता है, उसको आप लोग फैलस शेप्ड कहते हैं। वो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की शेप के आकार का है और उसी की जैसे पत्थर हम लोगों को हड़प्पा में देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन आपको बताता है कि शायद शिव जी की पूजा बहुत पौराणिक हो सकती है, क्योंकि फैलस वर्शिप के एविडेंसेस हम लोगों को हड़प्पा से मिले हैं। जैसे कि हम लोग ग्रेवयार्ड के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, सिमेट्री एच और R37 जो कब्रिस्तान आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया। मदर गॉडेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। मदर गॉडेस यहां पे पूजे जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण मातृदेवी हैं। मदर गॉडेस सबसे इंपॉर्टेंट गॉडेस इनकी, जिनको ज्यादातर हर एक नगर में हम लोगों को इनकी प्रतिमाएं मिली है। मीन्स वी फाउंड idols of mother goddess in every possible town of this civilization। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को यहां से देखने को मिलती है कि मदर गॉडेस की वर्शिप यहाँ पे हर जगह हो रही है। और ये किस चीज की मदर है, ये किस चीज की मातृदेवी है? ये है रिप्रोडक्शन की मातृदेवी। हाँ, रिप्रोडक्शन के लिए इनको हम लोग पूजते हैं। मतलब ज्यादातर भगवान जो हम लोग यहाँ पे पूछते हैं हड़प्पा में या इस पूरी सिविलाइजेशन में, वो डायरेक्टली कह लीजिए या इनडायरेक्टली कह लीजिए जुड़ा है किससे? प्रोडक्शन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो है पीस ऑफ पॉटरी विद इंडस स्क्रिप्ट। एक ऐसा हम लोगों को बर्तन का एक छोटा सा पीस मिला है जहां पे इस हड़प्पन सभ्यता की लिपि हम लोगों को लिखी हुई मिलती है। तो पीस ऑफ पॉटरी विद इंडस स्क्रिप्ट ये भी हमको हड़प्पा से मिलता है। क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट, क्यूब के आकार के चूना पत्थर के वजन संतुलन यहां पे बने मिलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में वजन संतुलन के बारे में पढ़ा था, वेट एंड बैलेंसेस के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था। और ये वेट एंड बैलेंसेस जिस मटेरियल से बने थे हड़प्पा में वो लाइमस्टोन था, चूना पत्थर था। इसी के बाद ये इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप लोग गौर दीजिएगा कि सैंडस्टोन स्टैच्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मानव की शरीर रचना के सैंडस्टोन स्टैच्यू हम लोगों को यहां से मिले हैं। अब ये हड़प्पा की साइंस की तरफ इशारा करते हैं। उसी की तरफ आप लोग देख पा रहे हैं कॉपर बुलक काट, एक तांबे का बना बुलक काट हम लोगों को यहां से मिलता है। और टेराकोटा क्ले की बहुत सी मूर्तियां, फिगरिन्स, टेराकोटा फिगरिन्स हम लोगों को हड़प्पा से देखने को मिलती है। इसके बाद जो अगला नगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को एक बार मैप में देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो किधर है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मोहनजोदड़ो है ये, और ये इंडस रिवर के पास में स्थित है मोहनजोदड़ो। इंडस रिवर के पश्चिम में है ये मोहनजोदड़ो। इसके बाद इस टाउन को किसने खोजा, कहां पर है, वो बात करते हैं। मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के पास स्थित है। इस मोहनजोदड़ो को हम लोग माउंड ऑफ डेड पीपल भी कहते हैं, इसको हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्योंकि इस मोहनजोदड़ो की जब खुदाई खनन कार्य शुरू किया गया था तब हम लोगों ने देखा कि मोहनजोदड़ो के ऊपर 7 से भी ज्यादा बाढ़ आने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मींस दिस साइट वाज फ्लडेड मोर देन 7 टाइम्स it has been found. That is why we call this Mohenjo-daro as the mound of dead people. ये पाकिस्तान के राज्य सिंध और सिंध के डिस्ट्रिक्ट लड़काना में स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। आइए पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो से हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। प्रिपेयर्ड गारमेंट्स, कपड़े, बने हुए कपड़े, इनके साक्ष्य हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। टेंपल लाइक पैलेस, मंदिर जैसी इमारतें हमको मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। मगर दोस्तों एक चीज बहुत जरूरी है जो आप लोगों को यहां पे गौर देनी है, वो ये है कि भाई मंदिर जैसे स्टैच्यू मिलते हैं, प्लेस मिलते हैं, मगर मंदिर का कोई भी एविडेंस हमको पूरी सभ्यता में कहीं नहीं मिला है। और जैसे कि आपको पता है कि स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, नर्तकी, एक डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू जो कि एनसीईआरटी की बहुत सी किताबों में दिखाया भी है आप लोगों को, वो हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिलता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू तो मैं आपको दिखा देता हूं कि डांसिंग गर्ल किस तरीके से दिखा करती हैं। और ये ज्यादातर सबको पता भी है कि डांसिंग गर्ल, ये है डांसिंग गर्ल जो हम लोगों को मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है बेटा।
उसके बाद जिस चीज को आप लोग कह रहे थे मदर गॉडेस की प्रतिमा भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा से ये देखने को मिलती है। और ये मदर गॉडेस बहुत इंपॉर्टेंट मातृ देवी है इनकी, जिसको हम लोग जनरली यहाँ पे पूछते हैं और इस सभ्यता की हर एक जगह पर इनकी पूजा होती है। उसके बाद चलते हैं मोहनजोदड़ो की अगली चीज, आइवरी वेट बैलेंस। हमने वहां पे पढ़ा था क्यूबिकल वेट बैलेंस जो कि लाइमस्टोन से बना था, मगर यहां पर जिस वजन संतुलन का इस्तेमाल हो रहा है उस वेट बैलेंस को बनाया गया है हाथी दांत से, आइवरी से, हाथी दांत से बना हुआ वेट बैलेंस। इसके बाद ग्रेट बाथ, विशाल स्नान गृह, जिसको हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो से ही मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मोहनजोदड़ो का। ग्रेट ग्रेनरी, एक विशाल अन्न भंडार भी मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। और प्रीस्ट किंग स्टैच्यू, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि प्रीस्ट किंग स्टैच्यू किस तरीके से दिखता है। तो प्रीस्ट किंग स्टैच्यू की बात करते हैं बेटा। जैसे कि मैं अपनी पिछली क्लास में स्टैच्यू के बारे में आप लोगों को जिक्र कर भी रहा था कि इस इंसान के माथे पर एक बैंड बंधा है, एक शॉल इन्होंने ले रखी है और बियर्ड को बहुत फाइनली कट किया है किन्होंने, प्रीस्ट किंग ने। ये स्टैच्यू हमको केवल मोहनजोदड़ो से मिलता है, जो आपको इस बात के लिए और इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद मोहनजोदड़ो ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल हो सकती थी। हालांकि ये स्टैच्यू मोहनजोदड़ो के अलावा और कहीं भी हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यूनिकॉर्न सील। ये यूनिकॉर्न सील कैसी है और यूनिकॉर्न सील किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, उसका एक नमूना हम लोग आपके सामने अभी दिखाते हैं कि यूनिकॉर्न सील किसे कहते हैं और हड़प्पा में यूनिकॉर्न सील होती कैसी हैं। बेटा, एक सींग वाला जानवर, इस या कह लीजिए बफेलो यूनिकॉर्न सील का अंदाजा है, जहां पे हर जानवर का एक सींग आप लोग देख पा रहे होंगे। हर एक ऐसी, अभी सील क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सील एक वो मिट्टी का पीस है जो देखने के लिए चौकोर है, हाँ, और इस पे आप लोग छपाई करके लिखते हैं। उसके बाद इस मिट्टी के पीस को बेक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से छपी हुई चीजें यहां पर जम जाती हैं और ये कभी नष्ट नहीं हो सकती है। फिर यूनिकॉर्न सील एक गैंडा है, बहुत सी किताबों में भैंस का नाम भी दिया है इनको, और एक सींग वाला जानवर जो कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का एम्बलम हुआ करता था। एम्बलम मतलब राज चिन्ह। ज्यादातर सभी सीलों में इस जानवर को देखा गया है। इसी के साथ, और इन सील की सबसे ज्यादा तादाद, मैं कह सकता हूं कि 50% से भी ज्यादा ऐसी सीलें केवल मोहनजोदड़ो से मिली है। तभी हम लोगों ने लिखा है कि मोस्ट नंबर्स ऑफ इट फाउंड इन मोहनजोदड़ो ओनली। सील ऑफ अ मैन विद डियर, एक आदमी का सील जिसके साथ हिरन खड़ा है, वो भी हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिलता है। एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, ये 4 एनिमल जो कि पशुपतिनाथ सील, जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार हम लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई पशुपतिनाथ सील थी क्या, और इस पशुपतिनाथ सील में किस तरीके से इन जानवरों को दिखाया गया है। जैसे कि आप लोग इस इंसान को देख पा रहे होंगे, इस इंसान के चारों तरफ एनिमल बैठे हैं, और अगर मैं देखता हूं इस इंसान के पैरों के नीचे ये 2 हिरन आप लोग देख पा रहे हैं, 2 डियर, और इस तरफ अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं तो एलिफेंट और टाइगर, हाथी और शेर। उसी के उल्टे तरफ वाटर बफेलो, एक भैंस और एक राइनोसोरस। ये 4 एनिमल पशुपतिनाथ सील के इर्द गिर्द मिले हैं। ये इंसान जो आपको बैठा हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग पशुपतिनाथ कहते हैं, और इसी इंसान से हम लोग सभी हिस्टोरियंस मानते हैं कि भगवान शिव जी के सबसे पहली फॉर्म है ये, जिनकी पूजा होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे इन्हीं गॉड का डेवलपमेंट शिव जी के रूप में होना शुरू होता है। इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ रखा गया है, और ये सील भी हमको केवल मोहनजोदड़ो से मिलती है बेटा। उसके बाद चलते हैं ब्रॉन्ज बफेलो। एक ब्रॉन्ज बफेलो, ब्रॉन्ज की बनी हुई भैंस। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें भी कभी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछ ली जाए, ये आप लोगों का नजरिया बदल सकती है उस क्वेश्चन के लिए, और बहुत टफ बना सकती है ये क्वेश्चन को।
ये सिटाइट स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन, ये उन्हीं का स्टैच्यू है जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीस्ट किंग में बात करी थी। उसके बाद चलते हैं बेटा छनु दरो के। अब ये छनु दरो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या चीज है इस छनु दरो से रिलेटेड, वो बात कर लेते हैं। देखिए छनु दरो की बात जहां तक रही तो पहली बात, ये जगह पाकिस्तान में है और इंडस रिवर के पास में ये जगह स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में नवाब शाह जिले में ये जगह है। उसके बाद सबसे पहली खोज इसकी 1925 में मैके द्वारा की गई थी। छनु दरो की बात बेटे हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने यहां पढ़नी है वो ये है कि पहले हम छनु दरो को मैप में ढूंढ लेते हैं कहां पर है। मोहनजोदड़ो से बिल्कुल नीचे रिवर सिंधु के राइट हैंड साइड में छनु दरो आप लोगों को इस मैप में दिख रहा है। ये पाकिस्तान में है जगह। इसकी खोज 1925 में सबसे पहले की गई थी। आइए पढ़ते हैं छनु दरो के बारे में। बेटा ये जगह प्रसिद्ध है बैंगल फैक्ट्री के लिए। यहाँ पे चूड़ियों के कारखाने हम लोगों को मिलते हैं। इंक पॉट, एक शाही का बर्तन, एक दावत हम लोगों को यहां से मिलती है। अब ये हम लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि ये इंक पॉट का इस्तेमाल क्यों हो रहा था और ये इंक पॉट क्या किस टाइप की लिखने के लिए इस्तेमाल होती थी, क्योंकि पेपर अभी तो डेवलप नहीं हुआ है। कागज डेवलप होता है 13 से 14वीं शताब्दी के बीच में, जब भारत में टर्क लोग आने शुरू होते हैं। छनु दरो, दिस इज द ओनली साइट विदाउट अ सिटाडेल। ये एक लौता ऐसा नगर है जहां पे ऊपरी दुर्ग देखने को नहीं मिलता है। और अगर ऊपरी दुर्ग देखने को नहीं मिलता है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है कि शायद छनु दरो में रहने वाले ज्यादातर लोग जो होंगे वो मिडिल क्लास या लेबर क्लास रहे होंगे। तभी हम लोगों को बैंगल फैक्ट्री, ये सब चीजें, बीड मेकर शॉप, मन का निर्माण का केंद्र रहा था छनु दरो। बीड मेकर्स और बैंगल फैक्ट्री, ऐसी चीजें हम लोगों को छनु दरो से देखने को मिलती है। छनु दरो के घर घर में हम लोगों को मनके मिले हैं, जिससे समझ में आता है कि शायद ये जगह एक कारखाना रही होंगी, तभी यहां पे अपर टाउन नहीं मिला है। कार्ट्स विद सीटेड ड्राइवर, ड्राइवर के साथ बैठा एक गाड़ी, एक बैलगाड़ी के नमूने, जिसको आप लोग टॉय कहते हैं, बच्चों के खेलने के लिए टॉय, वो हम लोगों को छनु दरो से मिले हैं। देखिए अगर मैं छनु दरो की बात करता हूं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जगह समुद्र से ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं तो अरेबियन सी, अरब सागर से ज्यादा दूर नहीं है ये जगह, इसलिए मनका निर्माण का केंद्र रह सकती थी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे एक फुटप्रिंट्स मिले हैं, पद चिन्ह मिले हैं डॉग के, जो एक बिल्ली के पीछे भाग रहा है, उसके फुटप्रिंट्स मिले हैं। ये एक लौती ऐसी जगह है जहां पे घुमावदार ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, कर्व्ड ब्रिक्स। और ये घुमावदार ईंटें बाथ टब या बाथरूम जैसी जगहों में इस्तेमाल की गई थी छनु दरो में। तो ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको लिखेंगे बेटा, क्योंकि यहां से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसके बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है लोथल। लोथल को मैप में ढूंढ लेते हैं कि किधर है। आप गुजरात देख पा रहे होंगे, ये रहा लोथल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लोथल। लोथल के बारे में बात कर लेते हैं बेटे। लोथल घग्गर नदी के पास स्थित एक जगह है, घग्गर हाकरा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि घग्गर हाकरा नदी क्या है। देखिए जैसे कि आप इस मैप को देख रहे हैं बड़े ध्यान से, ये थी घग्गर हाकरा नदी। माना जाता था कि सतलुज, जैसे आप मैप में देख रहे हैं, जो कि इंडस रिवर, इस सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये पहले इसकी सहायक नदी नहीं हुआ करती थी। उसी तरीके से यमुना, जो कि आज गंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी गंगा की सहायक नदी नहीं हुआ करती थी। ये दोनों मिला करती थी हरियाणा के पास एक जगह में, और यहां से निकलती थी घग्गर हाकरा। ये नदी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से होते हुए सीधा इंडस में मिलती थी। यहाँ पे हम लोगों ने इसको खत्म किया हुआ है, क्योंकि यही तक ट्रेसिस अभी तक यही तक हम लोगों को सबूत मिले हैं इस रिवर के। और जगह जगह पर इस रिवर के जो पत्थर हैं, जो गोल पत्थर है, वो जमीन के नीचे दबे हुए हम लोगों को आज भी मिलते हैं। और इसीलिए ये घग्गर हाकरा जो नदी है
माना जाता है कि गुजरात से होते हुए ये नदी इंडस में मिल जाती थी और ये इंडस सिंधु नदी की सहायक नदी थी। एक भूकंप आने के बाद सतलुज वापस इंडस में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिल जाती है, जिसकी वजह से इस नदी का जो स्रोत था वो खाली होना शुरू हो जाता है। सोर्स ऑफ दिस रिवर स्टार्टेड ड्राइंग अप एंड दिस रिवर बिकेम एक्सटिंक्ट। और इसी नदी के ऊपर स्थित था ये लोथल। ये भारत के गुजरात और गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित ये जगह है। इसकी खोज सन 1954 में एस.आर. राव द्वारा की गई थी। तो आइए पढ़िए और हम देखते हैं कि लोथल में क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोथल एक लौता ऐसा नगर है जो कि पोर्ट टाउन है। पोर्ट टाउन मतलब एक लौता ऐसा नगर जहां से हमको बंदरगाह मिला है, पोर्ट मिला है। इससे आपको एक चीज की तरफ अंदाजा मिलता है, वो ये है कि शायद भारत की ये सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बाहर की सभ्यताओं से भी ट्रेड लिंक्स डेवलप कर रही थी, मतलब व्यापारिक संबंध रख रही थी। और इसके बारे में पता लगता है हमको तब जब बहुत सी सभ्यताओं की चीजें, जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बहुत से आर्टिकल्स भारत की हड़प्पा में मिलते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत से आर्टिकल्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिलते हैं। तो यहां से तो पता लग जाता है कि ये दोनों सिविलाइजेशंस एक दूसरे के कांटेक्ट में थी। मगर अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्टोरियन के लिए बनता है वो ये है कि ये किस प्रकार के कांटेक्ट में थे। ये क्षेत्र से व्यापार कर रहे थे, मतलब लैंड, भूमि से व्यापार हो रहा था, या दीज गाइज वर ट्रेडिंग बाय ओशनिक रूट्स। तो हम लोगों को पता लगता है कि भाई लैंड रूट्स के साथ साथ ओशनिक रूट्स, दोनों ही रूट से हड़प्पन्स एंड मेसोपोटामियंस वर ट्रेडिंग विद ईच अदर। लोथल में हम लोगों को चावल के नमूने भी मिले हैं, राइस एविडेंस हम लोगों को इस जगह से मिलता है। फायर ऑल्टर, हवन कुंड हम लोगों को लोथल से मिलते हैं, जो कि एक चीज की तरफ अंदाजा करते हैं, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन तकरीबन 1500 बीसी के आसपास खत्म होती है और इसी टाइम के आसपास भारत में एक और युग प्रारंभ होता है जिसको आप लोग वैदिक एज कहते हैं, वैदिक पीरियड। और पूरी वैदिक पीरियड में, जैसे कि आप लोग इस फाइल में देख भी पा रहे हैं, पूरी वैदिक पीरियड में हवनों की बहुत ज्यादा, हवन की बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस है। तो फायर ऑल्टर्स का इस जगह पे मिलना आप लोगों को अगले आने वाले काल की तरफ अंदाजा करता है कि जिस तरीके से हवन की इंपॉर्टेंस वैदिक पीरियड में निकलती शुरू होती है, एक तरीके से आप लोग देख पाते हैं उसकी स्टार्टिंग शायद लोथल जैसी जगहों से होनी शुरू हो गई थी। कब्रिस्तान हमको लोथल से भी मिलता है और जिस तरीके से मोहनजोदड़ो में हाथी दांत से बने वजन संतुलन मिलते हैं वो हमको लोथल से भी मिलता है। आइवरी वेट बैलेंस भी लोथल से मिलता है। इसके बाद कॉपर डॉग, एक तांबे के बना, कॉपर का बना डॉगी हम लोगों को लोथल से मिलता है। इसके बाद आइवरी वेट बैलेंस जैसे कि आप देख रहे हैं, और चेस प्लेइंग, शतरंज का खेल हमको लोथल से चेस बोर्ड प्राप्त होता है, जिससे पता लगता है कि हड़प्पा शतरंज के बारे में जानता था, मतलब ये खेल बहुत पुराना है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बेटा आप लोगों से क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। इसके बाद चलते हैं अपनी पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो कि कालीबंगा है। कालीबंगा को मैप में ट्रेस कीजिए कि कालीबंगा है किधर। कालीबंगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही बताया आपने, राजस्थान का इलाका कालीबंगा ये रहा, और जिस नदी के पास ये स्थित है वो घग्गर हाकरा नदी है और थार डेजर्ट है इसके बिल्कुल नीचे। थार मतलब थार मरुस्थल बिल्कुल नीचे है। देखते हैं कालीबंगा के लिए कि क्या चीजें हैं। देखिए, कालीबंगा घग्गर नदी के पास स्थित है, भारत के राजस्थान और राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित यह जगह। इसको इसलिए कालीबंगा बोला जाता है क्योंकि काले रंग की चूड़ियां हम लोगों को इस जगह से मिलती हैं। ब्लैक कलर बैंगल्स वर फाउंड फ्रॉम दिस प्लेस, दैट इज व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड कालीबंगा। इसकी खोज सबसे पहले 1951 में अमालानंद घोष ने करी। उसके बाद बीबी लाल बी के थापर ने भी 1961 में यहां पे अपने खनन कार्य किए। इसके बारे में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। कालीबंगा एक ऐसी जगह थी जहां पर लोअर टाउन भी, निचला दुर्ग भी चारों तरफ से फोर्टिफाइड था। हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों को ब्रीफ किया था
कि हड़प्पा जिस तरीके से दो नगर में बटा हुआ एक सभ्यता है, हर एक नगर ज्यादातर दो नगरों में डिवाइडेड है और केवल अपर टाउन को ही किलेबंदी इसकी की जाती थी, केवल ऊपरी दुर्ग की ही किलेबंदी होती थी, मगर कालीबंगा में हमने लोअर टाउन का भी फोर्टिफिकेशन मिला है। इसी के बाद कालीबंगा जैसी जगहों में वुडन ड्रेनेज सिस्टम भी हम लोगों को देखने को मिलता है, एक जल निकास प्रणाली जो कि लकड़ी की बनी होती है, कॉपर एक्स ऑक्स, एक तांबे का बना ऑक्स, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, एक लौती ऐसी जगह जहां से भूकंप के साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त होते हैं। और बहुत से हिस्टोरियन के लिए ये भूकंप के साक्ष्य इस सभ्यता के अंत के लिए रीजन भी बनता है। बहुत से हिस्टोरियंस जिनका नाम मैं आप लोगों को इस क्लास के एंड में और अगली क्लास में पढ़ाऊंगा ऑफ कोर्स, जो कि ये बोलते हैं कि भूकंप के आने के बाद शायद इंडस रिवर, सिंधु नदी का जो रास्ता था वो बदल गया था, और बदलने के कारण क्योंकि ज्यादातर सभी नगर नदी के पास स्थित थे इसलिए सब खत्म होते चले गए, जो कि इस सभ्यता के विनाश का एक कारण बनता है। मगर अर्थक्वेक केवल कालीबंगा से मिला और इस अर्थक्वेक से इंडस अपना रास्ता बदल देगी, इसके हम लोगों को साक्ष्य नहीं मिला। उसके बाद वुडन प्लग, लकड़ी का बना हल, उसका एविडेंस हम लोगों को कालीबंगा से मिलता है। इसी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज कैमल बोन्स, कैमल बोन्स मतलब ऊंट की हड्डियां हम लोगों को कालीबंगा से मिलती है, क्योंकि थार डेजर्ट ज्यादा दूर नहीं है इस जगह से, जैसे कि हम लोगों ने मैप में देखा भी है, देख पा रहे हैं आप ले, थार मरुस्थल ज्यादा दूर नहीं है कालीबंगा से, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का शायद एक लौता माध्यम ऊंट ही रहे होंगे। लोथल के साथ साथ इस जगह से भी हमको हवन कुंड प्राप्त होते हैं, फायर ऑल्टर्स। इसके बाद जुते हुए जोत, मतलब जुता होना मतलब फोरोट, एक जुताई होती है आप लोग बीज को बोने से पहले, तो जुते हुए लैंड, जुती हुई भूमि के एविडेंसेस हम लोगों को कालीबंगा से मिलते हैं। बॉस्ट्रोफिडॉन स्टाइल ऑफ राइटिंग, जैसे कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि बॉस्ट्रोफिडॉन का मतलब यह है कि पहले आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं, अगली लाइन में सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, फिर अगली लाइन में उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, तो इस तरीके से एक सांप की तरह डिजाइन बन जाता है। इसको हम लोग बॉस्ट्रोफिडॉन स्टाइल ऑफ राइटिंग कहते हैं। तो ये स्पेशलिटी थी कालीबंगा की। इसके बाद छठी साइट है बनावली। बनावली को मैप में ट्रेस कीजिए, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना, बनावली हरियाणा के इस जगह पे स्थित है, घग्गर हाकरा नदी के ऊपर स्थित ये जगह बनावली को ध्यान से पढ़ते हैं। बनावली घग्गर नदी के पास स्थित भारत के हरियाणा राज्य के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक जगह है। इसकी खोज 1973 में आर.एस. भिष्ट द्वारा की गई थी। इसी के बाद बनावली के बारे में पढ़ते हैं। बेटा बनावली से भी हम लोगों को, जैसे कि बीड जो हम लोगों ने छनु दरोज में भी पढ़ा कि घर घर में हम लोगों को मनका मिले हैं, उन बीड्स वैसे ही मन के हमको बनावली से भी प्राप्त होते हैं, ज्यादा नहीं बट हाँ। बार्ले, मस्टर्ड और सीसमम के बीज हम लोगों को बनावली से मिलते हैं। ओवल शेप्ड सेटलमेंट थी बेटा ये। ओवल शेप्ड सेटलमेंट का मतलब क्या, हम लोगों ने अभी जो आप लोगों को मैप दिखाया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिसमें मैंने आपको डिब्बियां दिखाई थी, आप उसमें ध्यान से अगर पहचाने तो वो रेक्टेंगुलर था, आयताकार था शेप में, मगर बनावली ये नगर ओवल शेप्ड था, हाँ ये अंडाकार था शेप में। ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स। रेडियल स्ट्रीट्स का मतलब ये है कि एक लौती ऐसी जगह है जहां पे सड़क बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है, यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे नहीं काट रही है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की डेट में 1050 से भी ज्यादा नगर ढूंढे जा चुके हैं, मगर 1050 नगरों में से मात्र 7 नगरों को ही हम लोगों ने नगर या टाउन का दर्जा दिया है। उसके बाद चलते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स। बार्ले, इस बार्ले की जौ के दाने सबसे ज्यादा बनावली से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आज के लिए आखिरी टॉपिक जो कि धोलावीरा है। धोलावीरा के बारे में पढ़ते हैं कि धोलावीरा क्या है। देखिए धोलावीरा लूनी नदी पर स्थित भारत के गुजरात में और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित ये जगह है, जिसकी खोज जेपी जोशी द्वारा
1967 में की गई थी। अगर आप देख पा रहे हैं तो रन ऑफ कच्छ के पास है ये धोलावीरा, लूनी नदी के पास स्थित ये एक जगह है। इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन की एक एक्सक्लूसिव मैनेजमेंट टेक्निक हम लोगों को धोलावीरा से देखने को मिलती है। ये एक लौती ऐसी जगह है, पूरी हड़प्पन सभ्यता की एक लौती ऐसी जगह जो कि 3 भागों में डिवाइडेड थी। अपर टाउन, लोअर टाउन और लोअर टाउन के साथ मिडिल टाउन, मतलब मध्य दुर्ग भी हम लोगों को यहां से मिलता है। जाइंट वाटर रिजर्वायर, एक बहुत बड़ा विशालकाय वाटर रिजर्वायर हम लोगों को यहां से मिलता है। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे जल प्रबंधन की बहुत सी टेक्निक्स आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। डैम्स यहां पे हम लोगों को मिलते हैं, तटबंध हम लोगों को यहां से मिलते हैं, वाटर रिजर्वायर हम लोगों को यहां से मिलती हैं। तो एक जल प्रबंधन की बहुत सी चीजें हम लोगों को धोलावीरा में देखने को मिलती हैं। इसी के साथ स्टेडियम भी हम लोगों को यहां मिलता है। अब ये स्टेडियम किस चीज का है बेटा, इस पे तो बहुत ज्यादा हम लोगों को पता नहीं है, मगर एक स्टेडियम जैसा आकार हम लोगों को यहां से देखने को मिला। इसके बाद रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब यह है एक ऐसा वास्तुकला जिस वास्तुकला में एक पत्थर को काट के इमारत बना दी जाती है। हाँ, एक पत्थर को इस तरीके से काटा जाता है कि कोई जोड़ ना आए और इमारत बन के तैयार हो जाए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी रॉक कट आर्किटेक्चर के, वास्तुशिल्प कला इस प्रकार की, ये भी हम लोगों को धोलावीरा से देखने को मिलती है। तो आज के इस क्लास में इन 7 जगहों के बारे में ही आप लोगों के लिए जरूरी था। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस मैप में देख पा रहे हैं, धोलावीरा के नीचे ये जगह आप लोग देख पा रहे हैं, सुरकोटडा। ये एक लौती ऐसी जगह है जहां से हम लोगों को घोड़े के शव मिले हैं। अब ये घोड़े के शव क्यों जरूरी है, क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से इतिहासकार ऐसे बोलते हैं कि हड़प्पन सभ्यता का विनाश मींस द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज बिकॉज ऑफ आर्यन इन्वेजन, आर्यों के आने के कारण होता है। और ये आर्यंस कौन थे? ये आर्यंस वो लोग हैं जो भारत में पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भारत में पश्चिम से प्रवेश करते हैं ये। और सऊदी अरब में अगर आप देखते हैं इस इलाके में, तो यहाँ की नस्ल है, यहाँ की स्थानीय नस्ल है घोड़ा। घोड़ा भारत में नहीं होता था, तो इसलिए घोड़े का शव सुरकोटडा में मिलना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत से इतिहासकार ये कह रहे हैं कि घोड़ा आपकी सेना को एक रफ्तार देता था और उसी के कारण आपने इतनी बड़ी सभ्यता को अंत तक पहुंचाया। हालांकि आर्यंस इन्वेजन ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का कारण है, इसके बारे में अभी भी हम लोगों को कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत से इतिहासकारों के बहुत से मत है जो कि आप मेरे साथ अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हिस्टोरियंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या बोलते हैं, कि सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो आज की इस क्लास में मेरे साथ दोस्तों केवल इतना ही। अगर आप इस राइजिंग स्टार टीचर्स एकेडमी के द्वारा ऑफर किए जाने वाले जीएस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 8130080861 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में मेरे साथ केवल इतना ही। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।